विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 कक्षा 12 चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने अभी तक 2 भाग पूरे कर लिए हैं। पहले भाग में हमने अल बरूनी के बारे में पढ़ा, दूसरे भाग में इब्न बतूता के बारे में पढ़ा और दोनों के नज़रिए से हमने भारतीय समाज का अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, आज हम 15वीं सदी के बाद से भारत में आने वाले यूरोपीय लेखकों के नज़रिए से भारत के समाज का अध्ययन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उस समय में भारत किस प्रकार का था। आने वाले लेखकों ने किस दृष्टिकोण से भारत के समाज को, भारत के राजनीतिक क्षेत्र को, भारत के भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार से देखा, उस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। साथियों, आज के अध्याय की शुरुआत हम यूरोपीय लेखक जेसुइट रॉबर्टो नोबिली से कर रहे हैं। दक्षिणी भारत में एक इतालवी जेसुइट मिशनरी के ये भाग थे और 20 मई 1605 को गोवा आए थे। भारतीय ग्रंथों का इन्होंने यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया। इन्होंने भारत के कई स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाते हुए ईसाई धर्म का प्रचार किया। यहीं पर मैं आपको जेसुइट रॉबर्टो नोबिली का चित्र भी दिखा रहा हूँ, आप इन्हें देखिए। ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो भारत में आकर भारत के रीति रिवाजों में रच बस गया, भारतीय पहनावे में रच बस गया। इसी वजह से इन्हें वाइट ब्राह्मण का उपनाम भी दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा चित्र दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें वो भारतीय पहनावे में भी नज़र आ रहे हैं। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में ये जेसुइट मिशन के रूप में शामिल थे और इन्होंने भारतीय रीति रिवाजों का बहुत अध्ययन और मनन किया। आइए विद्यार्थियों, अब हम दूसरे लेखक के ऊपर बात करते हैं, दुआर्ते बरबोसा। सबसे पहले हम इनके व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं कि दुआर्ते बरबोसा का व्यक्तित्व कितना विशाल है। यही व्यक्ति यूरोप का एक प्रसिद्ध लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। दुआर्ते के लिखने के कारण ही 1600 ईस्वी के बाद भारत की सभ्यता, संस्कृति व समाज के बारे में यूरोप के लोगों को जानकारी हुई और वहाँ से बहुत से डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्री भारत की ओर आने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। इन्हीं के लेखन का अध्ययन करके यूरोप में भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीय समाज को निकट से देखने की जिज्ञासा की वजह से ही यूरोप के नागरिक यहाँ आने लगे, यात्री यहाँ पर आने लगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण यूरोपीय लेखक जियो बैप्टिस्ट टेवर्नियर। इन्हें भी आप देख सकते हैं किस प्रकार इनका व्यक्तित्व है। जियो बैप्टिस्ट टेवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी थे। ये कम से कम 6 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। इन्होंने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। यह मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में भारत आए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि निरंतर रूप से यूरोपीय यात्री भारत में आते रहे और भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते रहे। अगला व्यक्तित्व है मनुकी। ये एक इतालवी चिकित्सक थे और वह भारत में ही बस गए, यूरोप वापस नहीं गए। भारतीय सभ्यता इनको इतनी पसंद आई, भारतीय समाज में इनको रहने का जब अवसर मिला तो यहीं पर रच बस गए, पुनः यूरोप नहीं गए। अगला महत्वपूर्ण यूरोपीय यात्री है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। यह डच यात्री थे जिन्होंने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। वह यहाँ के लोगों में व्यापक गरीबी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे इस गरीबी में ये जी रहे हैं। पेल्सर्ट ने भारतीय कृषकों की दयनीय दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। अगला महत्वपूर्ण यूरोपीय यात्री फ्रांसवा बर्नियर था, जो कि एक चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा दिए गए वृत्तांतों से भारतीय इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। तो आइए विद्यार्थियों, फ्रांसवा बर्नियर के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक
राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह भी अन्य यूरोपियों की तरह मुगल साम्राज्य में अपने भविष्य को संवारने के लिए आया था और यहाँ पर अवसरों की तलाश में आया था। भारत में लगभग वह 1656 से लेकर 1668 तक 12 वर्ष तक रहा। इस दौरान उसने मुगल साम्राज्य का घूमकर अध्ययन किया और यहाँ के रीति रिवाजों, समाजों व लोगों के रहन सहन पर अध्ययन किया। सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। आप यहाँ पर शाहजहाँ का चित्र भी देख सकते हैं। बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में उसने कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में रहते हुए एक लंबे समय तक यहाँ के लोगों का रहन सहन, आचार विचार, रहने का तरीका, खान पान, राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उसे वृत्तांत का रूप देकर उसने लिखा। उसकी जो पुस्तक है वह उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। यह पुस्तक भारत के राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन करती है। बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत में देखे गए सभी प्रकार के उदाहरणों को लिखने का प्रयास किया है, साथ ही साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास भी किया है। बर्नियर ने अपनी पुस्तक फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित की है। फ्रांस के शासक को उसने अपनी पुस्तक समर्पित की। साथ में ही बर्नियर की जो रचनाएं थी वह फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुई। अगले 5 वर्षों के भीतर ही में वह अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। विद्यार्थियों, हम ये समझ सकते हैं कि उसकी पुस्तक एकदम से पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गई। उसके अनुवाद किए गए, अलग अलग भाषाओं में किए गए। 1670 से 1725 के मध्य उसका वृत्तांत फ्रांसीसी भाषा में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में भी 3 बार पुनर्मुद्रित हुआ। इससे यह पता चलता है कि यह पुस्तक यूरोप में कितनी प्रसिद्ध हुई और लोगों ने बर्नियर के दृष्टांतों के माध्यम से भारत को समझने का प्रयास किया। बर्नियर द्वारा पूर्व पश्चिम का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। बर्नियर ने यूरोप व भारत की तुलना करी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने यूरोप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया और भारत को 2ym दर्जे का स्थापित किया। बर्नियर प्राय भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। वह यूरोप की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित करना चाहता था। लगभग प्रत्येक उदाहरण में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया है। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। उसने जो भी वर्णन किया है उसमें भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ अब हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार बर्नियर ने भारत में लिए गए उदाहरणों से यूरोप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया है। प्रत्येक स्थान पर उसने ये प्रयास किया कि भारत 2ym दर्जे पर है, भारत यूरोप का प्रतिलोम है और यूरोप हर प्रकार से श्रेष्ठ है। साथियों, बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य में देखे गए सभी कार्यों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया गया है। उसने यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व मुगल प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। बर्नियर जब मुगल सेना के साथ कश्मीर की ओर कूच करता है तब वो बताता है कि उसके पास कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं जो उसे प्रदान की गई है या जिसका उसे पालन करना है। आइए देखते हैं। बर्नियर लिखता है कि इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो अपने हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ।
इस वर्णन से ये पता चलता है कि जब सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तब कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं सैनिक रखा करते थे। बर्नियर भी उस सेना का एक भाग था, इसलिए वह भी इन सभी वस्तुओं को अपने पास रखता था। साथ ही वह लिखता है कि मुझे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना आदि वस्तुएं दी गई है। सैनिक अपने साथ कौन कौन सी वस्तुएं ले जा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। मैंने 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। यहाँ पर बर्नियर यह भी बताता है कि भारत में कौन सी वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह कहता है कि इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई और नहीं मानी जाती। इससे ये स्पष्ट होता है कि बर्नियर यह बताना चाह रहा है कि भारतीय समाज में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं अधिक उपयोगी मानी जाती है। एक सैनिक भी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह वस्तुएं साथ में ले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्नियर ने सेना द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बर्नियर द्वारा भारत में भू स्वामित्व के संबंध में विचारों पर हम अध्ययन करते हैं। बर्नियर किस प्रकार से भारतीय भू स्वामित्व की प्रणाली को समझाने का प्रयास करता है, आइए। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। बर्नियर कहता है कि भारत में जो भी भूमि है उस पर निजी स्वामित्व नहीं है, तो आखिर वह भूमि पर स्वामित्व किसका है। वह यह भी बताता है कि यहाँ पर जो भूमि है उसका स्वामित्व सम्राट का है, राज्य का है, और इस विसंगति का दुष्परिणाम भी बताता है। आइए देखते हैं। उसके अनुसार भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक था। वह कहता है कि भूमि पर स्वामित्व राज्य का है, लेकिन यह दोनों के लिए हानिकारक है, राज्य के लिए भी और उस पर काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी। उसने यह महसूस किया कि मुगल साम्राज्य में सम्राट संपूर्ण भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों और जितने भी बड़े अधिकारी होते थे, जो सम्राट के वंशज होते थे या सम्राट के रिश्तेदार होते थे, उन लोगों में बांटता था। और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए वह विनाशकारी प्रभावों का उल्लेख भी करता है। राजकीय स्वामित्व होने से भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे पाते थे, साथ ही साथ वे भूमि के उत्पादन में भी वृद्धि का प्रयास नहीं करते। वह दुष्परिणाम बताता है कि यदि भूमि का स्वामित्व स्वयं कृषक नहीं होगा, राज्य होगा या सम्राट होगा, तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। इसका पहला दुष्परिणाम ये होगा कि कृषक के दिमाग में ये बात रहेगी कि यह भूमि उसकी नहीं है और यह भूमि अपने संतानों को वह नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका स्वामी राज्य है। दूसरी बात, जब स्वामी ही राज्य होगा और कृषक स्वामी नहीं होगा, तो कृषक कभी भी उस भूमि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेगा और धीरे धीरे भूमि की उत्पादकता कम होती जाएगी। इस प्रकार यह विनाशकारी प्रभाव राज्य व भूमि पर कार्य करने वाले कृषक दोनों के लिए था। यह जो विचार बर्नियर के हैं, बर्नियर यहाँ पर एक चीज़ और करता है कि वह तुलनात्मक रूप से भी आगे बढ़ता है। हर जगह वह भारत और यूरोप के बीच में तुलना करता है और यह बताने का प्रयास करता है कि भारत की स्थिति यूरोप की तुलना में दूसरे दर्जे की है। भारतीय समाज दरिद्र लोगों का समूह। बर्नियर लगभग पूरे भारत में घूमा। उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर या तो सिर्फ राजा या अमीर लोग रहते हैं या फिर गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर बीच के या मध्यम वर्ग के कोई लोग नहीं हैं, मध्यम वर्ग नाम की कोई वर्गों का समूह भी नहीं है। देखिए वो क्या कहता है। बर्नियर के अनुसार भारतीय समाज दरिद्र लोगों के समरूप जन समूह से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी लोग गरीब ज़्यादा हैं। यह वर्ग एक अत्यंत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, वो कह रहा है कि यह जो वर्ग है वह अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग के द्वारा अधीन बनाया जाता है। जितने भी गरीब लोग हैं उनको प्रशासन अमीर या शासक वर्ग करते हैं।
शासक वर्ग संख्या में अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या बहुत कम है, दरिद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी शासक जो अमीर है वह इन गरीबों पर शासन करते हैं। गरीब व अमीर के मध्य कोई वर्ग नहीं था। बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग की स्थिति के लोग नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इस एक ही कथन से हमें उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन प्राप्त हो जाता है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत अधिक है और इन दोनों के बीच में कोई तीसरा वर्ग नहीं है। साथियों, अब हम मुगल साम्राज्य का स्वरूप बर्नियर की नज़रों में किस प्रकार का था उस पर अध्ययन करते हैं। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। यहाँ पर ये शब्द काम में ले रहा है, भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा। मुगल राज्य के शहर और नगर विनष्ट तथा खराब वायु से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका एकमात्र कारण ही था वह था राजकीय भूस्वामित्व। तो विद्यार्थियों, अभी हमने जैसे कि पूर्व में पढ़ा था कि वो राजकीय भूस्वामित्व के प्रति बर्नियर की दृष्टिकोण बहुत ही अलग प्रकार का है। वह कहता है कि राजकीय भूस्वामित्व की वजह से ही भारत में किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ज़मीनों का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर वह कहता है कि यहाँ का जो राजा है, सम्राट है, वो कैसा है? भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। साथ में वो आगे कहता है कि यहाँ की जो वायु है वह है खराब वायु। इससे यह तात्पर्य होता है कि यहाँ पर प्रदूषित वातावरण रहा होगा। साथ ही वह कहता है कि यहाँ के खेत वे झाड़ीदार है। तो खेत झाड़ीदार से तात्पर्य यह है कि किसान अपने खेतों की बराबर सफाई नहीं कर रहे हैं, खेतों के आसपास झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। साथ में एक शब्द और काम में ले रहा है, घातक दलदल। इससे तात्पर्य यह हुआ कि बर्नियर ने जहाँ पर भी गया वहाँ पर खेतों के आसपास या नहरी क्षेत्रों के आसपास उसने दलदल देखा। वह दलदल इस प्रकार का था कि व्यक्ति अगर उसमें फंस जाए तो पुनः नहीं निकल सकता था। इस प्रकार का वर्णन बर्नियर ने किया है और इसका मुख्य कारण वह मानता है कि इन सब के लिए एक ही कारण जिम्मेदार है, वह है राजकीय भूस्वामित्व। आगे बढ़ते हैं। बर्नियर ने एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई का वर्णन किया है। वह कहता है कि भारतीय शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों के विस्तार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के जो भी शिल्पकार हैं, यहाँ के जितने भी कारीगर हैं, उनके पास प्रोत्साहन नहीं है, काम करने के लिए प्रेरणा नहीं है, क्योंकि समस्त लाभ राज्य के खजाने में चला जाता था। और इसका कारण वह ये बताता है कि मजदूर, शिल्पकार, व्यापारी जो भी कार्य कर रहे हैं उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह सारा लाभ राज्य के खजाने में जा रहा है। इसलिए उत्पादन सर्वत्र पतनोन्मुख था। उत्पादन को वह पतनोन्मुखी देखता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम एक दूसरा विचार भी देखते हैं जो बर्नियर द्वारा ही दिया गया है। बर्नियर कहता है कि यह स्वीकार करता है कि संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं भारत की ओर आती थी, क्योंकि उत्पादों का जो लेन देन था वह सोने और चांदी के बदले होता था। तात्पर्य हुआ कि भारत से जो सामग्री निर्यात होती थी उसके बदले में भारत में सोना और चांदी बहुतायत में आता था। भारत में एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय भी था। इस प्रकार इस वर्णन से हमें दो बातें समझ में आती है। एक तरफ तो वह कहता है कि यहाँ का जो शिल्पकार है, उत्पादन करता है, वह पतनोन्मुखी है। वहीं दूसरी ओर कहता है कि एक विशिष्ट वर्ग भी है, एक व्यापारिक वर्ग भी है जो समृद्ध है और भारत से जो भी वस्तु निर्यात की जा रही है उसके बदले में बहुमूल्य धातुएं, सोना और चांदी भारत की ओर आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्नियर का दृष्टिकोण अलग अलग प्रकार का रहा है। अब हम बर्नियर द्वारा मुगलकालीन शहरों के ऊपर क्या टिप्पणी की गई है उस पर अध्ययन करेंगे। बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन शहर शिविर नगर थे। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, शिविर नगर। इसे हमें ध्यान से समझना है कि शिविर नगर क्या होता है। बर्नियर यहाँ के नगरों को शिविर नगर कहता है। शिविर नगरों से उसका अभिप्राय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे। उसका विचार था कि ये नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और इसके अन्यत्र चले जाने के बाद अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। बर्नियर कहता है कि यहाँ का जो सम्राट है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो पूरा लवाजमा लेकर, पूरा शहर का शहर लेके जाता है। साथ ही साथ जब यहाँ की सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो बीच में बहुत सारे स्थानों पर वह रुकती है, अपना पड़ाव डालती है, शिविर लगाती है। उस दौरान वहाँ पर एक नगर सा रूप बन जाता है और ये अस्थायी प्रकार के नगर थे।
वहाँ आसपास के जो पूर्व में रहने वाले लोग होते हैं इस शिविर के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, और जब ये शिविर वहाँ से आगे चला जाता तो वह शहर भी विलुप्त हो जाते थे। आगे बर्नियर शहरी व्यापारिक वर्गों का भी वर्णन करता है। उसके अनुसार यहाँ पर एक शब्द है महाजन। महाजन से क्या तात्पर्य है कि पश्चिमी भारत के व्यापारी जो अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे, महाजन कहलाते थे, और इस संगठन के जो मुखिया होते थे वह सेठ कहलाते थे। यहाँ पर दो शब्द दिए, महाजन और सेठ। महाजन से तात्पर्य हो गया वे व्यापारी जो अपनी जाति व व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे, वह कहलाते महाजन, और इनका जो मुखिया होता था वह सेठ कहलाता था। साथ ही एक नया शब्द दिया है नगर सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, और ये जो मुखिया था वह कहलाता था नगर सेठ। इस प्रकार ये तात्पर्य हुआ कि जितने भी महाजन हैं, जितने भी सेठ हैं, उनका पुनः वापस एक प्रतिनिधि करने वाला समुदाय है, उसका जो मुखिया है वह कहलाता है नगर सेठ। इसके अलावा अन्य व्यावसायिक वर्ग भी बताता है, जिसमें शामिल है चिकित्सक। चिकित्सक के अंतर्गत हकीम तथा वैद्य शामिल है। अध्यापक वर्ग में वह पंडित या मुल्ला वर्ग शामिल करता है। अधिवक्ता वर्ग में वकीलों को शामिल करता है। इसके अलावा चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि व्यापारी वर्ग थे, आदि व्यावसायिक वर्ग थे, जो उस समय मुगलकालीन समाजों में रहते थे, मुगलकालीन शहरों में निवास करते थे। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब हम बर्नियर द्वारा राजकीय कारखानों का वर्णन किस प्रकार किया गया है उसको देखते हैं। बर्नियर ये बताता है कि शासक द्वारा स्वयं कारखाने चलाए जाते थे, और वह कारखाने अलग अलग प्रकार के थे। आइए देखते हैं। बर्नियर के अनुसार कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। तो जो बड़े बड़े कक्ष हैं उनको कारखाना कहा गया है या शिल्पकारों का कार्यशाला कहा गया है। अब वह अलग अलग कक्षों का वर्णन कर रहा है जिस प्रकार की उसने देखा। एक कक्ष में कशीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में कार्य करते थे, वह एक अन्य कक्ष में सुनार कार्य करते थे। कमरों की श्रृंखला नियमित है और अलग अलग कक्षों में अलग अलग कार्य किया जा रहा है। तीसरे कक्ष में चित्रकार तथा चौथे कक्ष में प्रलाक्षा रास का रोगन करने वाले कारीगर कार्य करते थे। पांचवें कक्ष में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले तथा छठे कक्ष में रेशम, जरी तथा बारीक मलमल का काम करने वाले लोग कार्यरत थे। इस प्रकार बर्नियर द्वारा राजकीय कारखानों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि बर्नियर के समय में मुगल साम्राज्य में कौन कौन से कार्य होते थे। तो हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पर कसीदाकारी का कार्य, चित्रकारी का कार्य, रंग रोगन का कार्य, बढ़ई, खरादी, दर्जी, जूते बनाने का कार्य, रेशम, जरी तथा बारीक मलमल का काम आदि कार्य किए जाते थे। इससे ये पता चलता है कि मुगल शासन के समय, मुगल प्रशासन के समय विविध प्रकार के कार्य किए जाते थे। इसका बर्नियर स्वयं साक्षी रहा है। आगे बढ़ते हैं। बर्नियर ने भारत में सती प्रथा को जैसा देखा उसने उसका वर्णन किया है, और बहुत ही मार्मिक ढंग से उसने यहाँ पर वर्णन किया है। बर्नियर ने जब वह लाहौर में था तब वहाँ पर उसने एक अत्यंत सुंदर 12 वर्षीय विधवा को सती होते हुए देखा। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक है। उसने लिखा है कि वह बालिका बुरी तरह से रो रही थी, परंतु कुछ ब्राह्मण लोगों तथा एक वृद्ध महिला द्वारा उसे बलपूर्वक सती स्थल की ओर ले जाया गया और उसे वहाँ पर सती स्थल पर लकड़ियों पर बिठाया गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए। ऐसा करने के बाद उस बालिका को आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। बर्नियर यह दृश्य स्वयं देख रहा था। वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था और देखते ही देखते वह निर्दोष विधवा बालिका जला दी गई। इस प्रकार का वर्णन बर्नियर ने सती प्रथा से संबंध में किया है। विद्यार्थियों, बर्नियर के विवरण को पढ़कर न केवल भारत में बल्कि यूरोप में व अन्य स्थलों पर जितने भी विद्वान थे उन्होंने बर्नियर के दृष्टिकोण से उनका स्वयं का दृष्टिकोण बनाया, अपने विचारों में परिवर्तन किया। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं जिन्होंने बर्नियर के वृत्तांतों को पढ़कर अपना विवरण दिया, अपना दृष्टिकोण बदला है।
सबसे पहले मोंटेस्क्यू फ्रांस का एक दार्शनिक था जो कि बर्नियर के विवरणों से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। उसने जो सिद्धांत समझा है मोंटेस्क्यू में वो है प्राच्य निरंकुशवाद। इस सिद्धांत को विकसित करने में उसने समझाया है कि किस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर शासन करते थे, अपनी प्रजा के ऊपर असीम प्रभुत्व का उपभोग करते थे तथा प्रजा को दासता तथा गरीबी की स्थितियों में रखते थे। मोंटेस्क्यू कहता है कि एशिया के देशों में राजा द्वारा प्रजा पर अत्याचार किए जाते, उनको गरीब रखा जाता और उन पर स्वामित्व बनाए रखा जाता था। इस प्रकार वह प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को देता है। अब हम एक दूसरे विद्वान को देखते हैं जो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध साम्यवादी विचारक हुए हैं। कार्ल मार्क्स भी बर्नियर के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत क्या है? वह कहता है कि बर्नियर ने लिखा है कि एशिया में व भारत में भूमि पर राजा का स्वामित्व है। राजा ही कृषकों द्वारा उत्पादित समस्त फसल को अपने पास रखता है और इस उत्पादन में जो अधिशेष होता है वह सारा सम्राट के पास जाता है, राजा के पास जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स तर्क देता है कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। इससे एक स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समाज का निर्माण होता था। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब तक अधिग्रहित सामान, अधिग्रहित माल राजा के पास जाता रहा, अधिशेष माल राजा के पास जाता रहा, तब तक प्रजा का सम्मान होता रहा। लेकिन जब ये अधिग्रहित सामान या माल राजा के पास नहीं जाता तो राजा द्वारा प्रजा पर नियंत्रण बढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार का विचार कार्ल मार्क्स ने बर्नियर के वृत्तांतों को पढ़कर दिया है। विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 मुख्य यात्रियों के वर्णन पढ़े हैं, जिसमें अल-बरूनी, इब्न बतूता व बर्नियर प्रमुख रहे हैं। इनके वर्णन को पढ़ने के बाद हमें भारत का तात्कालिक वर्णन प्राप्त हो जाता है, भारतीय सामाजिक स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, इस अध्याय के बाद हम अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। तब तक निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।